Good evening students. I'm back over here. Welcome to Ankita Sharma classes. मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्लास 11 एंड 12 के सिलेबस के बारे में एंड बेसिकली वी डिस्कस्ड अबाउट क्लास 12 सिलेबस. 12 के सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है. बट आई एम सॉरी, देयर इज़ अ बिट चेंज इन सिलेबस. थोड़ा चेंज है सिलेबस में. एंड इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस होगा वो हम लोग का क्लास 11 एंड 12 में 80-20 का पैटर्न कैरी करेगा. 80-20 का पैटर्न एज इन थियोरी पेपर 80 मार्क्स के होंगे एंड प्रोजेक्ट वर्क वुड बी ऑफ 20 मार्क्स. 80 मार्क्स का जो थियोरी पेपर होगा उसमें क्लास 11 के लिए मैं ये आपको बता रही हूँ, क्लास 11 का सिलेबस होगा कवर करेगा पार्ट ए एंड पार्ट बी क्वेश्चन पेपर. पार्ट ए जो क्वेश्चन पेपर का कवर करेगा वो होगा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड उसमें आपके 3 चैप्टर्स होंगे. फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, next is the collection, organization, presentation of data, and the third one would be statistical tools and interpretation. Introductory chapter and collection, organization and presentation को मिला के 13 मार्क्स होंगे. statistical tools and interpretation में कैरी करेगा 27 मार्क्स. सो एड ऑन करके हम लोग को मिल जाता है 40 मार्क्स. सो पार्ट ए में 40 मार्क्स, पार्ट बी में 40 मार्क्स. पार्ट बी में जो होगा वो होगा इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके 4 चैप्टर्स होंगे. फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन, सेकंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, थर्ड वन इज प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई एंड द फोर्थ वन इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशंस. और जो पार्ट सी रहेगा वो आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट कैरी करेगा. इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में रहेगा वो 4 मार्क्स का कैरी होगा और यही चैप्टर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. मैंने ये क्लास 12 के सिलेबस में डिस्कस किया था बट वो क्लास 12 के सिलेबस से शिफ्ट होके दिस वन इज़ फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12 का सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. और नेक्स्ट चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, वो 13 मार्क्स का कैरी करेगा. प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई 13 मार्क्स का होगा. फॉर्म्स ऑफ मार्केट 10 मार्क्स का होगा. सो 40 एंड 40 80 मार्क्स हम लोग का ये सिलेबस में कैरी करेगा. एंड बता दूँ क्लास शुरू करने के पहले, अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने अपने कमेंट बॉक्स में दिया है. सो यू कैन चेक ओवर देयर. शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास से. हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो अपना डिस्कस किया था वो था इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर से जो बोर्ड्स के सिलेबस में या क्लास 11 के सिलेबस में 4 मार्क्स कैरी करते हैं. 4 मार्क्स के लिए हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े एंड वी कवर्ड इट ऑलमोस्ट हम लोग सारे टॉपिक्स ही कवर कर लिए थे. सिर्फ लास्ट का एक टॉपिक बचा हुआ था, दैट वाज पीपीसी. पीपीसी डिस्कस करने के पहले एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या करवाया. एंड जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो लास्ट क्लास में नहीं देखा हो वो वीडियो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं एंड यू कैन गो थ्रू. लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है एंड वाई डू वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स हम लोग को पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, व्हाट आर द रीजंस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वाइटल कंपोनेंट्स क्या क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन एंड उसके कंपोनेंट्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों में डिफरेंस. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स. इकोनॉमी डिस्कस किया था, इकोनॉमी क्या होती है. इकोनॉमी के 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड वन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर प्लान्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द थर्ड वन इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी. ये 3 इकोनॉमीज हमने डिस्कस किया एंड डिफरेंस बिटवीन अ प्लान्ड इकोनॉमी एंड द मार्केट इकोनॉमी, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. जो लास्ट टॉपिक हमने अपना डिस्कस किया था लास्ट क्लास में वो था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. तो आज हम लोग यहीं से शुरू करेंगे. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी ये यहाँ से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि पीपीसी को कवर करने के लिए हम लोग को सेंट्रल प्रॉब्लम्स को एक बार वापस से गो थ्रू करना होगा. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी मैंने लास्ट क्लास में बताया था. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी हम लोग के 3 तरीके के होते हैं. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी 3 होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एलोकेशन या फिर मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. ये कैसे होता है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है एंड
दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ सेंट्रल प्रॉब्लम। ये सिर्फ किसी एक इकोनॉमी, एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे इकोनॉमी या सारे कंट्रीज़ में ही ये प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट वन इज़ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, द सेकेंड वी मूव टू efficient or the fuller utilization of resources, efficient or fuller utilization of resources, ये एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है। और थर्ड वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट। इन तीनों को हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स के तौर पे क्यों लिया? अच्छा, ये इन्वॉल्व होने से पहले एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ये तीन प्रॉब्लम्स के अलावा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के तीन डिविजन्स है, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन है बेसिकली, नॉट प्रॉब्लम्स। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर ये आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस and for whom to produce। ये वाला पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो भी बने हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। ये पहला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर तीन क्वेश्चंस है या तीन प्रॉब्लम्स है। हम लोगों को क्या क्या प्रोड्यूस करना है, उसके अंदर आता है क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, दैट मीन्स हम लोग कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, वेदर वी विल बी यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ये दोनों क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं। एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हम लोगों को प्रोडक्शन किसके लिए करना है, फॉर द कंज्यूमर्स, फॉर द बायर्स, फॉर द सप्लायर्स, किन लोगों के लिए, किन लोगों को ये गुड्स एक्चुअली डिमांड होते हैं, कंज्यूमर्स कौन है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है। और गुड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इस प्रॉब्लम में हम लोग हम लोग इसका ये सोल्यूशन ढूंढते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का सेंट्रल प्रॉब्लम है दैट इज़ एफिशिएंट या फिर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाम से ही पता चल रहा है एफिशिएंट और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हम लोग की इकोनॉमी में हम लोग अपने गुड्स को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे, गुड्स को नहीं, यहाँ पे आप मिस्टेकन, यहाँ पे बोला जाएगा रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेज का फुल और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। रिसोर्सेज मैंने आपको बोला था, रिसोर्सेज मतलब हो जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इकोनॉमिक्स में जब जब रिसोर्सेज के बारे में बात होगा सो हम लोग कवर करेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे भी वही रिसोर्सेज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। एफिशिएंट और फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का या फिर नहीं हो रहा है। अगर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन या फिर फुलर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का नहीं होगा तो क्या होगा ना, पता चल रहा है अगर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं होता है या फुलर यूटिलाइजेशन का रिसोर्सेज का नहीं होगा तो हम लोग की कंट्री में जितना प्रोडक्शन लेवल होना चाहिए, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए, स्वाभाविक सा बात है कि वो नहीं होगा या नहीं हो रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमी का कि हम लोग के इकोनॉमी में हम लोग का फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। सो यहाँ पे दिया है अनदर बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी इज़ हाउ मच एफिशिएंटली द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। अगर अभी के प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को देखते हुए अगर इकोनॉमी में फुल्ली या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जितना प्रोडक्शन होना चाहिए मैंने बताया उतना प्रोडक्शन नहीं होगा इकोनॉमी में, हम लोग के रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज रह जाएंगे। अंडर यूटिलाइज रहने का मतलब है रिसोर्सेज को जितना यूज़ हम लोग कर सकते थे वो नहीं होगा, रिसोर्सेज का जितना यूज़ होना चाहिए था वो नहीं होगा। देखिए एक बात, अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर यूटिलाइजेशन बोथ आर हार्मफुल। रिसोर्सेज ना तो अंडर यूटिलाइज होना चाहिए ना ही ओवर यूटिलाइज होना चाहिए, मतलब रिसोर्सेज मस्ट बी ऑप्टिममली यूज। ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी आर मूविंग ऑन टू इज इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट। इकोनॉमी, ये सारे प्रॉब्लम्स तो है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस एफिशिएंट एंड फुलर यूटिलाइजेशन, हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि हम लोग जो रिसोर्सेज बना रहे हैं, जो गुड्स बना रहे हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम लोग की कंट्री में, हम लोग की इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है या फिर नहीं।
या हम लोग का इकोनॉमी अभी भी उसी जगह पर स्टैग्नेंट है, स्टैटिक तो नहीं है, वेदर वी आर इन अ स्टैटिक और अ कांस्टेंट पोजीशन वेयर वी वेर, या फिर अभी हम लोग के इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ है। हम लोग बेसिकली इस टॉपिक के अंदर यही डिस्कस करेंगे। एक बार मैं रीड आउट कर लेती हूँ। एफिशिएंट या फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब है एफिशिएंट और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द अनदर बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। हाउ मच एफिशिएंटली द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड, रिसोर्सेज कितने एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। इफ द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर नॉट यूज्ड एफिशिएंटली, अभी के प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को देखते हुए अगर रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज नहीं होते हैं, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है, दैट मीन्स बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन अटेन करना या पहुंचना। मोरोवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू produce the maximum level of production if there exists some unused or unutilized resources। हम लोग जब प्रोडक्शन लेवल तक पहुंच नहीं पाएंगे, उसका क्या मतलब है? फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं होने से कुछ रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड और आइडल रह जाएंगे। दैट वोंट, मतलब दैट शुडंट बी, ये नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब है द अदर बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी इज वेदर द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग और रिमेनिंग स्टैटिक और कांस्टेंट। मतलब जो दूसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग के प्रोडक्टिव कैपेसिटी, हम लोग का प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी हम लोग की इकोनॉमी में टाइम के साथ में स्टैटिक रहा है, कांस्टेंट स्टैटिक रहना मतलब कांस्टेंट रहना, कांस्टेंट रहा है, या टाइम के हिसाब से कोई भी चीज़ का जैसे डेवलपमेंट होता है या ग्रोथ होता है वैसे वो ग्रो किया है। इफ़ इट ग्रोज देन इट इज़ ओके, सो वी नीड टू वर्क ऑन इट। अगर हम लोग की कंट्री में रिसोर्सेज फुल्ली ग्रो नहीं किए हैं या वो स्टैटिक रह गए, कांस्टेंट रह गए, तो वी नीड टू वर्क ऑन इट एंड टाइम के हिसाब से जैसे वो ग्रो कर जाए या इम्प्रूव कर जाए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ द टुडेज क्लास, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर दोनों एक ही चीज़ है, पीपीएफ और पीपीसी। पीपीएफ या पीपीसी अगर नॉर्मल टर्म्स में बोले तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि ये बताता है कि हम लोग की कंट्री में कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड द गुड्स प्रोड्यूस उसका कॉम्बिनेशंस क्या क्या है। बेसिकली हम लोग उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले पीपीसी में इन्वॉल्व होने के पहले, द लिमिटेड रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग की कंट्री में रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को हम लोग अपनी कंट्री में कैसे यूज़ करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हम लोग की कंट्री में, मैं बता दूँ कुछ भी शुरू करने से पहले हम लोग ये अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम दैट हम लोग की कंट्री में सिर्फ 2 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम लोग की इकोनॉमी में सिर्फ 2 गुड्स प्रोड्यूस होंगे एंड द फर्स्ट वन विल बी गुड 1 एंड द नेक्स्ट जो गुड रहेगा वो होगा कमोडिटी 1 या कमोडिटी 2 या गुड 1 या गुड 2, जो भी आप बोल सकते हो। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से सिर्फ हम लोग अपनी इकोनॉमी में यही 2 गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। द लिमिटेड रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अमाउंट कुछ भी हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज का, लेकिन ये अज्यूम कर लिया जाता है कि 2 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड 1 एंड गुड 2 या कमोडिटी 1 एंड कमोडिटी 2, दोनों का क्वांटिटीज में डिफर। The different combinations of the 2 goods the country can produce with the full employment of the resources of the economy is called the production possibility frontier। जो 2 combination of goods वो produce करेगा इकोनॉमी with a given amount of the resources या with a given capacity of the resources, उसी को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलेंगे। जो मैं जानती हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हम लोग अगर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं इस चीज़ को तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलते हैं। एंड इफ़ द पीपीसी इज़ एक्सप्रेस ग्राफिकली या ग्राफिकली अगर हम लोग को इस चीज़ को बताना होता है तो उसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, क्योंकि ये कर्व फॉर्म में शो किया जाता है। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या? ये कॉम्बिनेशंस बताता है गुड्स का, कमोडिटी 1 एंड कमोडिटी 2 का, कि किस क्वांटिटी में कमोडिटी 1 या कमोडिटी 2 प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में। एंड एक चीज़ बता दूँ, जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, सिर्फ 2 ही कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, इसी चीज़ से मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है कि अगर कमोडिटी 1 का प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है तो कमोडिटी 2 का प्रोडक्शन 0 होगा या निल होगा। अगर कमोडिटी
2 मैक्सिमम है तो कमोडिटी 1 का प्रोडक्शन 0 होगा। और इसी के साथ ये समझ में आ रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स यहाँ पे चल रहा है। कमोडिटी 1 को प्रोड्यूस करने के लिए कमोडिटी 2 का सैक्रिफाइस होगा। कमोडिटी 2 का प्रोडक्शन अगर हम लोग डिमिनाइज करते हैं तो कमोडिटी 1 का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ऐसा ही चलता रहेगा। एंड ग्राफ शुरू करने से पहले हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लोग न्यूमेरिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये बता देते हैं। पहले ये टेबल 1.1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट कॉलम इज पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ गुड्स के प्रोडक्शन का या कमोडिटी 1 एंड कमोडिटी 2 का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसका पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे A, B, C एंड D पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं। कमोडिटी 1 यानी कि गुड 1 का प्रोडक्शन कितना हुआ, गुड 1 को हम लोग Q1 से डिनोट कर रहे हैं एंड गुड 2 यानी कमोडिटी 2 Q2 से डिनोट कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया अगर पॉसिबिलिटी पॉइंट A के हिसाब से अगर देखें कमोडिटी 1 अगर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है तो 0 लेवल पे इसका प्रोडक्शन 20 होगा। एंड अगर कमोडिटी 1 दैट इज़ Q1 का प्रोडक्शन अगर हम लोग 1 यूनिट से बढ़ा देते हैं तो Q2 का प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगा। तो Q2 का प्रोडक्शन सपोज़ यहाँ पे हम लोग मान लिए बाई 1 यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है और यहाँ पे बाई 1 डिक्रीज़ हो गया। मतलब ये जब 0 है तो ये 20 इसका प्रोडक्शन हो रहा है, मैक्सिमम यूनिट्स आर 20। अगर कमोडिटी अगर पॉइंट बी पे देखें Q1 का क्योंकि प्रोडक्शन 1 यूनिट से बढ़ गया है तो Q2 का प्रोडक्शन 1 यूनिट से घट जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर पॉइंट सी पे देखेंगे Q1 का प्रोडक्शन अगर 2 हो गया है तो इस जगह पे इसका Q2 का प्रोडक्शन हो जाएगा 17। मतलब इफ़ 1 यूनिट और हम C का इंक्रीज़ करेंगे तो कमोडिटी Q2 का प्रोडक्शन वो 3 यूनिट से 2 यूनिट और से वो घट जाएगा, 19 से वो हो जाएगा 17। इफ़ ये पॉइंट डी पे देखें तो कमोडिटी 1 का प्रोडक्शन अगर हम लोग 1 और यूनिट से बढ़ा दें मतलब वो 2 से अगर 3 हो जाए तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 13। नेक्स्ट अगर ये हम 4 कर दें या 5 कर दें तो ये 4 होके यहाँ पे 12 हो जाएगा या कुछ भी 9 हो जाएगा, कुछ लिख सकते हैं। एंड लास्ट अगर इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन ये है 5 यूनिट्स ऑफ अगर हम लोग कमोडिटी 1 प्रोड्यूस करते हैं तो कमोडिटी 2 का प्रोडक्शन नील या फिर 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसी से इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि हम लोग के यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, A, B, C, D, E एंड F। कमोडिटी 1 लिया है मैंने जो Q1 से डिनोट होता है, कमोडिटी 2 लिया है जो Q2 से डिनोट हो रहा है। अगर पॉसिबिलिटी A पे या पॉइंट A पे देखें तो अगर कमोडिटी 1 का प्रोडक्शन 0 है तो कमोडिटी 2 का मैक्सिमम प्रोडक्शन जो हो सकता है वो है 20। अगर कमोडिटी पॉइंट बी पे देखें तो अगर 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी 1 अगर हम उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं बाय 1 यूनिट तो कमोडिटी 2 का प्रोडक्शन 1 यूनिट से घट जाएगा। पॉइंट सी पे अगर देखें इसका कमोडिटी 1 का प्रोडक्शन मैंने अगर 1 और यूनिट बढ़ा दिया तो कमोडिटी 2 का प्रोडक्शन 2 यूनिट और कम हो जाएगा, दैट इज़ इट कम्स डाउन टू 17। अगर कमोडिटी पॉइंट डी पे देखें तो Q1 पे अगर हम लोग ने एक और पॉइंट पे बढ़ा दिया Q1 का प्रोडक्शन दैट इज़ 2 से ये हो जाएगा 3, तो कमोडिटी या गुड 2 का प्रोडक्शन हम लोग का कम्स डाउन टू 13। पॉइंट ई पे देखें 1 यूनिट और प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे तो ये पॉइंट कमोडिटी 2 का प्रोडक्शन 9 यूनिट्स हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट एफ पे अगर देखें तो गुड यानी कमोडिटी 1 का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है दैट इज़ ऑफ 5 यूनिट्स। अगर कमोडिटी 1 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, कमोडिटी 1 का 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन होगा तो उस जगह पे कमोडिटी 2 यानी कि Q2 हम लोग की इकोनॉमी में नील प्रोडक्शन होगा या उसका 0 ऑफ प्रोडक्शन होगा। यही सेम जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको न्यूमेरिकली यहाँ पे बताया है, हम लोग PPC या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में इसी सेम चीज़ को प्लॉट करते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली ये कैसा होता है, तो फर्स्ट रीडिंग आउट PPC होता क्या है, द लिमिटेड रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग के इकोनॉमी में जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो यूज़ होते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए।
तो पीपीसी का डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स द कंट्री कैन प्रोड्यूस विद द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। पूरे एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज से जो भी दो गुड्स इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलेंगे। इफ़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एंड इफ़ वी आर एक्सप्रेसिंग इट ग्राफिकली तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। न्यूमेरिकली मैंने आपको एक्सप्रेस करके बताया टेबल 1.1 में, जिसमें 3 कॉलम है। फर्स्ट वन इज़ पॉसिबिलिटीज़, नेक्स्ट वन इज़ गुड या कमोडिटी 1, थर्ड वन इज़ कमोडिटी 2। ए का पॉसिबिलिटीज़ 5 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, ए बी सी डी एंड ई, सी डी ई एंड एफ। कमोडिटी 1 के पॉसिबिलिटीज़ और उसके कॉम्बिनेशंस मैंने दिया, कमोडिटी 2 के पॉसिबिलिटीज़ और उसके कॉम्बिनेशन मैंने दिया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जब पॉइंट ए है तो कमोडिटी 1 और कमोडिटी 2 का कॉम्बिनेशन हो जाता है 0 और 20, मतलब पॉइंट ए पे कमोडिटी 1 0 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है एंड कमोडिटी 2 का 20 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है। पॉइंट बी के ऊपर में इसका प्रोडक्शन है 1 यूनिट, मतलब कमोडिटी 1 का प्रोडक्शन है 1 यूनिट, कमोडिटी 2 का प्रोडक्शन है 19। फिर पॉइंट सी पे हम लोगों ने देखा इसका प्रोडक्शन हो जा रहा है 2 और इसका प्रोडक्शन हो जा रहा है 17। पॉइंट डी पे फिर और मैं देख रही हूँ कि इसका कमोडिटी 1 का प्रोडक्शन है 3 एंड इसका प्रोडक्शन हो जा रहा है 13। पॉइंट ई पे हो जाएगा इसका प्रोडक्शन 4 और इसका प्रोडक्शन 9। पॉइंट एफ पे हो जाएगा इसका प्रोडक्शन 5 एंड कमोडिटी 2 का प्रोडक्शन 0। सो जब यहाँ पे 0 है, कमोडिटी 1 अगर 0 है तो Q2 का मैक्सिमम प्रोडक्शन है 20, कमोडिटी Q1 दैट इज़ 5। ये कमोडिटी 1 के लिए मैक्सिमम प्रोडक्शन है, इस लेवल पे कमोडिटी 2 का प्रोडक्शन इकोनॉमी में 0 होता है। यही सेम चीज़ हम लोगों को एक कर्व में बताना है, दैट इज़ अ पीपीसी कर्व। एंड इन सारे प्लॉटिंग से पता चल रहा है कि एक एक करके सारी क्वांटिटीज़ डिफ़र हो रहे हैं, या अगर कमोडिटी 1 का प्रोडक्शन हम लोग को बढ़ाना है, इसको अगर इंक्रीज़ करना है तो इसको डिक्रीज़ करना होगा। इसका अगर 1 यूनिट बढ़ेगा तो इसके यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करना होगा, तो ही इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो सकता है। एंड दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से कि इकोनॉमी में गुड्स लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रहा है, या बोल सकते हैं कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हम लोग गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज की वजह से एक कमोडिटी का अगर प्रोडक्शन हम लोग को बढ़ाना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसी सेट ऑफ रिसोर्सेज से हम लोग को अपना सारा प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करना है या देखना है। सो ग्राफ पे चले जाते हैं। ये पीपीसी कर्व, ये हमारी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हम लोग अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर में कमोडिटी Q1 को शो करेंगे एंड वर्टिकल पे कमोडिटी Q2। अच्छा, हम लोग की पीपीसी कैसे हो गए, पीपीसी कर्व कैसा होगा? पीपीसी कर्व जनरली होगा, इट वुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, और कनकेव होगा, ये डाउनवर्ड स्लोप करेगा ये राइट की तरफ में। क्यों? क्योंकि एक कमोडिटी का क्वांटिटी अगर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरे का डिक्रीज़ करना होगा, इसी वजह से ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स फॉलो करता है। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एंड कनकेव भी होता है अपनी शेप में, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। सो हम लोगों ने यहाँ पर जो अपने पॉसिबिलिटीज़ लिए थे A, B, C, D, E एंड F, ये पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम लोग को इससे पता चल रहा है A एंड F आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स, मतलब A और F हम लोग की इकोनॉमी में मैक्सिमम प्रोडक्शन है। A किसका मैक्सिमम प्रोडक्शन था? Q2 का मैक्सिमम प्रोडक्शन था, सो A को हम लोगों ने यहाँ पॉइंट कर दिया। F हम लोग का मैक्सिमम प्रोडक्शन था Q1 के लिए, तो मैंने इसको यहाँ प्लॉट कर दिया। B, C, D एंड E, these are the points will be plotting on the PPC curve
मतलब वो इस जगह पर हम लोग प्लॉट करेंगे विद रेगुलर इंटरवल्स बी सी डी ई। अब यहाँ पे हम लोग को पता चला है ये वाला प्रोडक्शन अगर मैक्सिमम है, ए प्रोडक्शन मैक्सिमम है और एफ Q1 के लिए मैक्सिमम है। मतलब अगर हम लोग ए से बी की तरफ मुड़ रहे हैं, ए से बी की तरफ अगर हम लोग आते हैं या बी से सी की तरफ में आ रहे हैं, दैट मीन्स Q2 का प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है एंड Q1 का प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा। तो ये फॉलो कर रहा है हम लोग का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। बेसिकली यही होता है पीपीसी, या द कर्व इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट एंड कनकेव टू द ओरिजिन। कनकेव रहता है ओरिजिन, कनकेव टू द ओरिजिन, दिस इज ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये सारा कुछ होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से। इसका मैक्सिमम अगर क्वांटिटी Q2 का देखें तो क्वांटिटी 2 का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है OF। OF इज द मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ Q2 एंड OA, सॉरी ये OA होगा, ये OF होगा मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ Q1। Q1 का मैक्सिमम प्रोडक्शन है। B C D E F G जो भी होगा, इसमें बहुत सारे अनलिमिटेड या इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है प्रोडक्शन का A और B का, जो डिफ़र करेगा। एक की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो दूसरे की डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया पीपीसी कर्व। इसके बाद आता है शिफ्ट इन पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व में शिफ्ट होते हैं। पीपीसी कर्व में शिफ्ट क्यों होगा भाई? पीपीसी कर्व में शिफ्ट ओनली एंड ओनली तभी होगा जब हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ होगा या इकोनॉमी डेवलप कर जाएगी। इकोनॉमी ग्रो करेगी या डेवलप क्यों करेगी? इकोनॉमी ग्रो करेगी हम लोग की कंट्री में या डेवलप करेगी, बेसिकली कुछ कुछ रीजंस होते हैं। 4 रीजंस हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ कैपिटल स्टॉक, या इंक्रीजिंग लेबर, या फिर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। सबसे पहला जो होता है वो होता है वो होता है टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। पहला जो पॉइंट है, इकोनॉमिक ग्रो क्यों करेगी? टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, ठीक है। द नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक अगर हमारी कंट्री में ग्रो कर जाता है तो हम लोग का पीपीसी शिफ्ट कर जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स यदि इंक्रीज हो जाए तो भी हम लोग के कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और पीपीसी में शिफ्ट आएगा। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब अगर हम लोग की कंट्री के रियल वेजेस इंक्रीज हो जाए तो पीपीसी हम लोग का शिफ्ट हो जाएगा। पीपीसी एक लोकस है। लोकस किस चीज़ का? पीपीसी मैंने आपको दिखाया ये ऐसे, ये जो लोकस सारे पॉइंट्स का B C D E और F को मिला के, ये सारे पॉइंट्स को मिला के जो एक कर्व बना, इसी को तो हम लोग पीपीसी बोलते हैं। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से पीपीसी में शिफ्ट आएंगे। पीपीसी शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। इफ़ द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज बिलीव टू बी न्यूट्रल और सिमेट्रिकल, पीपीसी विल शिफ्ट अप पैरेलली फ्रॉम AF टू A-F'। बोलने का मतलब है, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो या टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर जाए इकोनॉमी की, तो जो हम लोग का पीपीसी था, पहले हम लोग का पीपीसी शायद ये था ऐसा, दैट इज़ गुड या कमोडिटी 1, और इस साइड में था गुड या कमोडिटी Q2। ये हो गया हम लोग का पॉइंट O। मैंने 2 पॉइंट्स एक्सट्रीम पे डाले थे, ये था फर्स्ट वन इज़ A एंड द नेक्स्ट वन इज़ F। A का मैक्सिमम प्रोडक्शन है Q2 का, एंड Q1 का मैक्सिमम प्रोडक्शन है OF। बीच में मैंने सारे पॉइंट्स डाले थे, दैट इज़ B C D एंड E। ये सारे पॉइंट्स थे। अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव हो गया
तो ये शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट एकदम पैरेलली, मतलब पूरा सिमेट्रिकल, अगर पूरा बराबर ये पैरेलली शिफ्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी में सिमेट्रिकल इम्प्रूवमेंट है। इफ़ द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज बिलीव टू बी न्यूट्रल या सिमेट्रिकल, मतलब बराबर, सिमेट्रिकल या न्यूट्रल, इसका मतलब है कमोडिटी गुड, टेक्नोलॉजी के लिए जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो कमोडिटी 2 और कमोडिटी 1 दोनों में बराबर बराबर हुई है। मतलब दोनों ही कमोडिटीज़ के लिए टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव किया है। जब दोनों के लिए इम्प्रूव किया है तो दोनों ही कमोडिटीज़ के लिए पीपीसी कर्व शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक कमोडिटी के लिए टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती है, तो अगर एक कमोडिटी के लिए टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करेगी तो हम लोग का पीपीसी, यही पीपीसी मैं दूसरे कर्व में दिखा देती हूँ, शायद बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये हुआ सिमेट्रिकल, जब टेक्नोलॉजी दोनों के लिए प्रॉपर इंक्रीज़ करेगी, इम्प्रूव करेगी। एंड दिस वन इज़, अगर ये पीपीसी कर्व ऐसा है और अगर सिर्फ कमोडिटी गुड Q2 के लिए पीपीसी इंक्रीज़ कर रही है, मतलब सिर्फ कमोडिटी Q2 में इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो हम लोग का कर्व कुछ इस तरीके से शिफ्ट करेगा। दिख रहा है? ये यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट हुई है और यहाँ पर सिर्फ कमोडिटी Q2 में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो सिर्फ इसका कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया। कमोडिटी 1 का कर्व जैसा था वैसा ही है, इसमें कोई शिफ्ट नहीं है। ये तो वो केस हो गया जब एक में हुआ। कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि दोनों में ही इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन दोनों में बराबर का इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। सपोज़ Q2 में इम्प्रूवमेंट हुआ है वो ज़्यादा हुआ है और Q1 में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो कम हुआ है, तो वो डिपेंड, उसी अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ में बनाएंगे, शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे Q2 है, ये वाला Q1 है, ये पीपीसी का कर्व है। नॉर्मली अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड Q2 में ज़्यादा होके Q1 में, यहाँ पे जैसे सिर्फ Q2 में ही पूरा इंक्रीज़ हुआ था और Q1 में कुछ नहीं हुआ था, इस कर्व में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में ही इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट दोनों में इम्प्रूवमेंट का लेवल क्या है वो डिफर कर रहा है। Q2 में ज़्यादा है तो Q2 में ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा लेंगे और ये धीरे धीरे करके इस जगह पर कम जाएगा। इसका मतलब क्या कि इस जगह पर प्रोडक्शन Q2 में कमोडिटी 2 के लिए टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट ज़्यादा था और कमोडिटी Q1 के लिए इम्प्रूवमेंट कम था। इसी वजह से ये गैप जो देख रहे हैं, ये गैप इस जगह पर ज़्यादा है और इस जगह पर कम है। यही सारे शिफ्ट्स रहते हैं, 3-4 तरीके के यही शिफ्ट जो बेसिकली एग्जाम्स में आते हैं पीपीसी के। पहला तो नॉर्मल या सिमेट्रिकल पीपीसी जो पूरा पैरेलली शिफ्ट करता है, मतलब ये जो गैप रहेगी पीपीसी में वो पूरी बराबर की रहेगी। दूसरा जो केस है वो ये है कि सिर्फ गुड 2 में या कमोडिटी 2 में आपका इम्प्रूवमेंट हुआ टेक्नोलॉजी का, कमोडिटी 1 में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो उस केस में सिर्फ कमोडिटी 2 के लिए ही वो ग्राफ शिफ्ट करेगा, कमोडिटी 1 में वो एज इट इज़ शो करेगा। तो रेड मार्क से आपको समझ में आ रहा है कमोडिटी 1 के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुआ है, इसलिए ये गैप यहाँ पे ज़्यादा है एंड यहाँ पे आके ये पूरी नील हो जा रही है, ये पूरा कम। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो ये है कि कमोडिटी Q2 का भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इंप्रूव किया है एंड Q1 का भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव किया है, लेकिन लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट ये दोनों में वैरी कर रहा है। Q2 का लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट वो ज़्यादा है एंड Q1 का जो लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो थोड़ा कम है, इसीलिए इस जगह पर का गैप जो है वो आपका ज़्यादा रहेगा और धीरे धीरे करके ये Q1 में जैसे आएगा ये शिफ्ट बेसिकली थोड़ा कम जा रहा है। क्यों? क्योंकि Q1 में टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट उतनी नहीं हो पाई है या उतना नहीं हुआ है, यही शिफ्ट्स है। एंड इसी के साथ मेरा ये चैप्टर, इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो 4 मार्क्स आपका कैरी करता है, ये ख़त्म होता है। एंड अच्छा, एक और बात, पीपीसी के ऊपर भी हम लोग को पता चलता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकता है पीपीसी, या पीपीसी हम लोग के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी एक्सप्लेन करता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम लोग के मैंने या सेंट्रल प्रॉब्लम्स मैंने बताया 3 होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो पीपीसी क्योंकि हम लोग का कुछ इस तरीके से होता है, कमोडिटी 2
commodity 1 एंड ये कर्व जो भी पॉइंट्स पीपीसी के ऊपर है, कुछ भी पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ, जो भी ये पीपीसी के ऊपर वाले ही पॉइंट्स जो रहेंगे ये है ऑप्टिमम रिसोर्स या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिमम पॉइंट्स। ये सारे जो पॉइंट्स होंगे यही सारे पॉइंट्स जो हैं ये ऑप्टिमम पॉइंट्स हैं। अगर एक पॉइंट मैंने देखा कि एक पॉइंट मैंने यहाँ पे किया जी और एक पॉइंट सपोज यहाँ पे मैंने लिखा z, तो अगर ये कर्व किसी भी वजह से शिफ्ट होकर के पॉइंट g पे पहुँच जाता है, जो कि हम लोग का ग्रोथ फेज़ है या ग्रोथ पॉइंट है, इसका मतलब है इकोनॉमी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कोई ना कोई तरीके का इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट हुआ है जिसकी वजह से ये कर्व शिफ्ट होकर पॉइंट जी पर चला गया है। हम लोग इकोनॉमी में हमेशा चाहते हैं एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हम लोग के सारे पॉइंट्स बी सी डी या जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है वो ऑन द पीपीसी कर्व रहते हैं। कोई भी पॉइंट अगर पीपीसी कर्व के ऊपर है, इसका मतलब हम लोग के रिसोर्सेज एफिशिएंटली या ऑप्टिममली यूटिलाइज्ड हुए हैं, इसीलिए ये पॉइंट्स को हम लोग ऑप्टिमम पॉइंट्स बोलते हैं। अगर किसी कंट्री में प्रोडक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है, सपोज पॉइंट Z के ऊपर, इसका मतलब द गुड्स आर अंडर यूटिलाइज्ड और द रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड और हम लोग अलग अलग रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है। अब आप बोलोगे भाई पीपीसी कैसे हम लोग को अपना सेंट्रल प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है भाई, एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का डिस्टिंक्शन मैंने बताया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का जो क्वेश्चन है, हम लोग क्या प्रोड्यूस करें, तो पीपीसी हम लोग को बताता है कि हम लोग क्या प्रोड्यूस करें, Q1 एंड Q2, हम लोग यही दो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका आंसर हम लोग को पीपीसी दे रहा है कि हम लोग को कमोडिटी दो कमोडिटीज़ हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ कमोडिटी 1 एंड कमोडिटी 2। क्या प्रोड्यूस करना है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस चीज़ का डिमांड है इकोनॉमी में। डिमांड कौन डिसाइड करता है, कंज्यूमर डिसाइड करते हैं वो किस चीज़ का डिमांड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग गुड्स डिसाइड होते हैं कि हम लोग को कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है, एंड जो हम लोग को पीपीसी भी बता रहा है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कौन सी टेक्निक यूज़ करना है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब ये किसके लिए प्रोड्यूस करें। पीपीसी बेसिकली फॉर होम टू प्रोड्यूस का आंसर नहीं देता है। नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम है एफिशिएंट और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी हम लोग के रिसोर्सेज जो भी हम लोग इकोनॉमी में यूज़ कर रहे हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वो रिसोर्सेज ऑप्टिममली यूटिलाइज हुए हैं या नहीं, ये हम लोग को इस पॉइंट से पता चल रहा है। अगर ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ है तो यही पॉइंट्स होंगे, द पॉइंट्स वुड बी ऑन द पीपीसी कर्व, मतलब पॉइंट्स बी सी डी ई एफ ये सारे ऑप्टिमम पॉइंट्स है। इसका मतलब है इकोनॉमी में गुड्स आपका ऑप्टिममली यूज़ हुए हैं। अगर कोई भी एक पॉइंट सपोज इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, Z पॉइंट के ऊपर, ये पीपीसी कर्व के नीचे है, इसका मतलब हो गया पीपीसी कर्व के नीचे मतलब रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हो रहा है, मतलब फुल यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर भी मिलता है हम लोग को, और यही आंसर बेसिकली हम लोग को ढूंढना होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज़ द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ। अगर रिसोर्सेज इस पॉइंट पे हो रहे हैं मतलब वो अंडर यूटिलाइज्ड है, हम लोग को और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ताकि वो ऑप्टिममली यूटिलाइज हो, और फिर हम लोग को और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ताकि वो पॉइंट जी तक, दैट मीन्स वो ग्रोथ फेज तक पहुँच जाए। अगर इस पॉइंट पर प्रोडक्शन हो रहा है मतलब हम लोग को इकोनॉमिक ग्रो किया है, ग्रोथ हो रहा है, समय के साथ डेवलप हो रहा है, एंड वी आर नॉट स्टैग्नेंट ऑन वन पोजीशन। यही बेसिक प्रॉब्लम्स है जो पीपीसी जिनके सारे के आंसर्स देती है, या पीपीसी कर्व से हम लोगों को सब सारे प्रॉब्लम्स का आंसर्स मिलता है। सो दैट इज़ इट टू द चैप्टर एंड वी एंड ओवर हियर। आज की क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, एंड दैट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है, क्या होता है, एंड डिमांड क्या है। एंड करने से पहले आप लोग को बोलना चाहूँगी जो भी मेरी लाइव क्लासेस में एनरोल करना चाहे उन सारे डिस्क्रिप्शन मैंने अपने कमेंट सेक्शन या अपने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, सो यू कैन चेक ओवर देयर। एंड
अगर किसी को मेरे PDF या नोट्स चाहिए हो तो आप लोग मेरे कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं या कमेंट्स के थ्रू बोल सकते हैं। थैंक यू।